गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस ना बेसिक से समझना। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लेंथ काफी बड़ी बन जाए, क्योंकि ये जो हम आपको बेसिक सिखाने जा रहे हैं ना, ये बेसिक्स आपके 12th में भी काम आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो 5 ही हैं, और अगर देखो ना, हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी तो करने हैं ना, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको तभी आएंगे जब आपको बेसिक्स आएगा। तो इसलिए आप पहले एक बार अच्छे से बेसिक सीख लो। देखो, फंक्शन वैसी वर्क करता है जैसे मशीन वर्क करती है। फंक्शन बेसिकली, फंक्शंस आर लाइक मशीन्स। जैसे मशीन्स काम करती है वैसे ही फंक्शंस काम करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो, पहले हम एक एग्जांपल देते हैं फिर प्रॉपर डेफिनेशन पे आएंगे। जैसे मान लो कि ये आपके पास जूसर है। ठीक है, ये जूसर मशीन है। ये कौन सी मशीन है? जूसर मशीन है ना, जूसर मशीन है। अब इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि आप इसमें इनपुट डालो तो आउटपुट मिलेगा। इनपुट मतलब कि आप इसमें फ्रूट्स डालो तो आपको जूस मिलेगा, जूस निकलेगा, है ना। अगर आपने इसमें इनपुट डाला, इनपुट मतलब कि आपने इसमें फ्रूट्स डाले, है ना, तो आपको क्या मिलेगा? आपको जूस मिलेगा। जूस मतलब आपको आउटपुट मिलेगा, है ना। कुछ इनपुट डालो तो उसका कोई ना कोई तो आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट क्या मिला आपको? जूस मिला। ठीक है, अब मान लो कि अगर आप इस मशीन में पत्थर डालो तो क्या मिलेगा, है ना। अगर आपने इस मशीन में पत्थर डाले, क्या डाले? पत्थर डाले, स्टोन्स डाले, है ना, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप इसे पत्थर डालोगे तो कुछ थोड़ा मिलेगा। तो इसमें ना हर चीज का ना आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ ना, मतलब एक प्रॉपर आप ऐसी चीज इसमें डालोगे जिससे आप फ्रूट्स डालोगे तभी आपको जूस मिलेगा, है ना। अगर आप इसमें लकड़ी डाल दो तो लकड़ी डालोगे थोड़ा कुछ निकलेगा। तो ये हर चीज को ना डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए, है ना। जैसे देखो, अगर एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखो। जैसे मान लो कि अगर आपके पास ये फंक्शन है रूट एक्स। क्या है? रूट एक्स, है ना। अगर आप यहां पे 1 डालोगे, एक्स को 1 डालोगे तो क्या बाहर आएगा? 2, है ना, सॉरी 1। 1 का रूट 1 होता है। अगर आप इसमें एक्स को 2 डालोगे तो क्या आएगा? रूट 4। 4 डालो, सॉरी 4 डालोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, है ना। अगर आप इसमें नेगेटिव नंबर डालो, अगर आपने इसमें नेगेटिव नंबर डाला, अगर आपने एक्स को -1 डाला तो फिर तो ये डिफाइन नहीं होगा ना। तो इसमें क्या है कि आप इसमें नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते हो। आप इसमें नेगेटिव नंबर डालोगे तो रूट में नेगेटिव नंबर तो चलते ही नहीं है ना। तो एक ये प्रॉपर इसकी डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए। और जैसे यहां पे जूसर था, आप इसमें पत्थर नहीं डाल सकते हो। पत्थर डालोगे तो जूस थोड़ा बाहर आएगा। तो ये जूसर के लॉ को फॉलो करना चाहिए कि फ्रूट्स डालोगे तभी फ्रूट्स बाहर आएंगे। इसी तरह इसमें अगर आप पॉजिटिव रियल नंबर डालोगे, पॉजिटिव नंबर डालोगे तभी इसका रूट आएगा। नेगेटिव नंबर डालोगे तो इसका रूट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं। अब ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है कि ये फंक्शन के लॉ को फॉलो करना चाहिए, कि जैसे हम जूसर में पत्थर नहीं डाल सकते, है ना। इसी तरह ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए कि कोई भी फंक्शन, कोई भी आपका रिलेशन फंक्शन कब होता है ना। कोई भी रिलेशन आपका फंक्शन कब होता है, पढ़ो। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स देन एफ ए टू बी। ये इसकी नोटेशन है। ठीक है, ये इसकी नोटेशन है। is said to be function if every element of A has a unique image in B. Every element of A has a unique image in B. जितने भी A के एलिमेंट हैं उनकी यूनिक मतलब एक इमेज होनी चाहिए। जितने भी एलिमेंट A के, हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज ए यूनिक इमेज इन B। ये डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए तभी जाके वो फंक्शन होगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। देखना जरा एक एग्जांपल। जैसे मान लो कि ये आपका ए सेट है और ये बी सेट है, और इस पे जो मैपिंग डिफाइंड है वो एफ है। ए सेट में ले लो 1 2 3 4 और इसमें 5 ले लो, है ना। 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 5, 4 की इमेज 5।
और यहां पे अगर आपको और भी रखने तो और भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है 6 रख लो 7 रख लो। तो क्या ये फंक्शन है? आपने देखना क्या ये डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है? क्या लिखा हुआ है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी। अब यहां से मत देखना, यहां से देखो, आप ये देखो कि इनमें से क्या हर एक की एक एक इमेज है, यहां से नहीं देखना, आपको यहां से देखना है। एक ही बात कर रहा है। 1 की कितनी इमेज है? 1 की एक ही इमेज है, 1 की 5 इमेज है। 2 की कितनी है? 2 की भी एक है, 3 की भी एक है, 4 की भी एक है। यहां से मत देखना, यहां से आप देखोगे कि तो आपको लग रहा है 5 की 4 इमेजेस है, ऐसा नहीं है। या आप ऐसे समझो कि 4 स्टूडेंट्स एक क्लासरूम में प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना? ये 4 स्टूडेंट है और ये 3 क्लासरूम है, तो 4 स्टूडेंट एक क्लासरूम में तो प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसका मतलब है फंक्शन है ना? तो ये फंक्शन होगा। इट इज अ, यस इट इज अ फंक्शन। यस लिख दो, यस एफ इज ए फंक्शन। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल देखो, एक और देखो, एक और देखो, और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, ये सेट आ गया ए, ये सेट आ गया बी, इसमें रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और यहां पे मैपिंग डिफाइन कर लो एफ, ये एफ हो गया। अब देखो 1 की इमेज ले लो, 1 की ले लो 6, 2 की 5, 3 की 7, 4 की 8 और 4 की 9। अब ये फंक्शन है कि नहीं है? चेक करो। ये मान लो स्टूडेंट्स हैं और ये क्लासरूम है, तो एक स्टूडेंट 2 क्लासरूम में प्रेजेंट हो सकता है। 4 जो है वो 8 वाले क्लासरूम में भी प्रेजेंट है, और 4 जो है वो 9 वाले क्लासरूम में भी प्रेजेंट है। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। तो आप लिख सकते हो नो, इट इज नॉट अ फंक्शन। इट इज नॉट अ, नो एफ इज नॉट अ फंक्शन। बस आपको एक चीज देखनी है, आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि जितने भी स्टूडेंट है ना इस तरफ, जितने भी लोग हैं इस तरफ, इन सबकी एक ही इमेज होनी चाहिए। जैसे 1 की एक थी, 2 की भी एक थी, 3 की भी एक थी, लेकिन 4 की 2 थी। तो अगर किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेज बन गई तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आती है डोमेन और रेंज और कोडोमेन। देखो ये वाला पूरा सेट डोमेन होता है, तो डोमेन इसको बोलते हैं डोमेन। यहां पे आप लिख सकते हो कि आपकी जो डोमेन है वो ए सेट है। ए सेट क्या? 1 2 3 4, वो ए सेट होगा। उसके बाद आ जाओ, ये जो सेट होता है ना, ये पूरा सेट, ये कोडोमेन होता है। कोडोमेन है 5 6 7। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि आपकी जो कोडोमेन है वो बी सेट होती है। बी सेट हो गया 5 6 7। और उसके बाद रेंज, जिस एलिमेंट की इमेज बनी है, जैसे यहां पे 5 की इमेज है, तो सिर्फ रेंज इसकी 5 होगी, सिर्फ 5, क्योंकि 6 और 7 की नहीं बनी है, तो रेंज सिर्फ 5 है। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि आपकी जो रेंज है वो सिर्फ 5 है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया यहां तक कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, ये सब क्लियर हो गया। ठीक है, फंक्शन क्लियर हो गया, डोमेन क्लियर होगी, क्योंकि आप एक एक स्टेप करके समझते जाओगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर आपको नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हो फ्रॉम ए टू बी। मतलब देखो ये ए सेट है, ए सेट में एम एलिमेंट्स है। ए सेट में कितने एलिमेंट्स है? एम एलिमेंट्स है। मतलब अब ऐसे रख लो x1 x2 x3 अप टू 1 xn। ठीक है, दूसरा सेट है बी। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? बी में कितने एलिमेंट्स हैं? एन एलिमेंट्स है। बी में एन एलिमेंट्स है, मतलब अब ऐसा लिख लो y1 y2 y3 अप टू 1 yn, है ना? अब ये पूछता है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक आप कितने फंक्शंस बना सकते हो? ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। देखो
समझना जरा इसको भी ध्यान से। ये ए सेट ले लो और ये बी सेट ले लो, ठीक है। ये ए सेट है, ये बी सेट है, और इस पे जो मैपिंग डिफाइंड है वो एफ ले लो, ये एफ हो गया। देखो अब यहां पे ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं, x1 x2 x3 अप टू सोन xm। तो ए के पास एलिमेंट है x1 x2 x3 अप टू सोन xm, ठीक है। और बी के पास कितने एलिमेंट्स हैं, y1 y2 y3 yn, y1 y2 y3 अप टू सोन yn। अब देखो, अब आप एक चीज का ध्यान रखना, आपको ये बताना है कि आप यहां से कितने फंक्शंस बना सकते हो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि एक एलिमेंट की दो इमेजेस ना बन जाए। अब देखो ये x1 के पास कितनी चॉइसेस हैं, x1 तो इनमें से किसी के पास भी जा सकता है ना। x1 जो है इनमें से किसी के साथ भी इमेज बना सकता है। मान लो ये स्टूडेंट्स है, ये क्लासरूम्स है, ये आपके स्कूल की क्लास 12th है, और ये आपके स्कूल के पूरे क्लासरूम है। अब ये x1 स्टूडेंट है, इसका नाम मोनू है। अब मोनू जो है किसी भी क्लासरूम के अंदर जा सकता है, भाई उसका मन कर रहा है, वो जाना चाहता है ना। तो मोनू के पास कितनी चॉइसेस हैं, मोनू इनमें से सब किसी भी क्लासरूम में जा सकता है। तो x1 के पास कितनी चॉइसेस हैं, आप लिख सकते हो x1 के पास कितनी चॉइसेस हैं, x1 हैज n चॉइसेस, है ना। x1 जो है किसी भी क्लासरूम में जा सकता है। मान लो कि x1 का मन किया वो इस वाले क्लासरूम में चला गया, x1 जो है इस वाले क्लासरूम में चला गया, ठीक है। x1 जो है इस वाले क्लासरूम में चला गया, ठीक है। अब x2 के पास कितनी चॉइसेस है, x2 जो है इनमें से किस क्लासरूम में जा सकता है, किसी में भी जा सकता है ना। जैसे यहां पे बनाया था हमने कि 1 2 3 4 सा 1 5 के पास गया, 2 भी 5 के पास गया, 3 भी 5 के पास गया, 4 ये इनमें से किसी के पास भी जा सकते थे, है ना। तो यहां पे देखो अब x2 के पास कितनी चॉइस है, x2 इनमें से किसी के पास भी जा सकता है। तो x2 के पास भी n चॉइसेस है, x2 के पास भी कितनी चॉइस है, 2 के पास भी n चॉइसेस है, हैज n चॉइसेस। तो मान लो कि x2 इसके पास चला गया, इसके पास ही गया, ठीक है। x3 के पास कितनी चॉइसेस है, x3 भी किसी के पास भी जा सकता है, x3 मान लो इसके पास चला गया, तो आप लिख सकते हो x3 के पास भी कितनी चॉइसेस है, n चॉइसेस है। और इसी तरह xm के पास कितनी चॉइस है, ये भी किसी के पास जा सकता है। तो मान लो इसके पास चला गया, तो xm के पास भी xm के पास भी n चॉइस। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू n इंटू n अप टू सोन n, n इंटू n इंटू n अप टू सोन n। और ये कितने n है, ये m टाइम्स है। देखो यहां पे ये m तक है, कितने n है, ये m टाइम्स। अब जैसे मान लो कि अगर हमें इनको मल्टीप्लाई करना हो, n इंटू n, ये कितने n है, 3 है, तो n क्यूब हो जाएगा। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, ये कितने n है, ये 4n है, तो n 4 हो जाएगा। और इसी तरह अगर ये m टाइम्स है तो n की पावर m हो जाएगा। समझ गए। अगर आपको बोलता है नंबर ऑफ फंक्शंस निकालो फ्रॉम a टू b, तो फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, आपको प्रूफ कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ समझाने के लिए था। आपको सिर्फ फॉर्मूला क्या याद रखना है, n की पावर m। क्या याद रखना है, n की पावर m। और n क्या है, पहले तो m क्या है, m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। m देखो m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, और n क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। जब भी आपको बोलेगा तो जितने b में होंगे उसकी पावर a के एलिमेंट्स कर देना, ठीक है। अब बढ़ते आगे नेक्स्ट। अब देखो अगर आपको किसी ग्राफ को, मान लो आपने कोई ग्राफ बनाया, जैसे आप क्लास 10th में करते थे, है ना। आप क्लास 10th में क्या करते थे, बच्चों की तरह ग्राफ बनाते थे। फिलहाल तो हम आपको ग्राफ बनाना नहीं सिखा रहे, हम सिर्फ कुछ आपको अलग चीज बता रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो आपके सामने कोई ग्राफ दिया हुआ है और आपको उसको देख के बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप देखो, आप बचपन में सर्कल तो सबको बनाना आता था ना, सर्कल तो सारे बच्चे बनाते थे, है ना। जरा सर्कल बनाओ, ये मान लो आपके कोई सर्कल है,
है ना, हम सर्कल बना रहे हैं ऐसा, ठीक है, ये बचपन में तो आप बनाते थे, और हम एक और ग्राफ बना रहे हैं, एक ग्राफ और बना रहे हैं, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि कैसे बन रहा है, बस देखते जाओ, हम सब आपको आस्ते आस्ते सिखा देंगे। तो देखो जैसे हम एक और ग्राफ बना रहे हैं, ये हमने ग्राफ बनाया कुछ ऐसा, ये हमने दो ग्राफ बना दिए। अब मान लो कि आपके पास ये दो ग्राफ दिए हुए, आपको इन दोनों ग्राफ को देख के बताना है कि कौन सा फंक्शन है। लेकिन इसके लिए क्या करना है, आपने वर्टिकल लाइन टेस्ट करना है। क्या करना है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है, अ ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन इफ इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन दैट इंटरसेक्ट द ग्राफ मोर देन वंस। ये कहता है कि आप इस ग्राफ में वर्टिकल लाइंस बनाओ, अगर लाइन ग्राफ को एक पॉइंट से ज्यादा बार कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो वो फंक्शन नहीं होगा। अगर एक बार करेगी, जैसे इस पे बनाओ, जैसे आप इस ग्राफ पे वर्टिकल लाइंस बनाओ, स्ट्रेट लाइंस बनाओ, इस ग्राफ के ऊपर वर्टिकल लाइंस बनाओ, जितनी मन करता उतनी बनाओ, ठीक है, जितनी आपकी मन करता उतनी बनाओ। अब एक चीज देखो, ये इस ग्राफ को, ये व्हाइट वाले ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ध्यान से देखो, ये एक पॉइंट पे कर रही है, ये भी एक पॉइंट पे कर रही है, ये भी एक पॉइंट पे कर रही है, ये भी एक पॉइंट पे कर रही है। अगर एक पॉइंट पे करेगी तो ये फंक्शन है। तो आप इसको लिख सकते हो, यस इट इज अ फंक्शन, यस एफ इज अ फंक्शन, ठीक है, एफ आपका फंक्शन हो गया। अब इस ग्राफ में, इसमें भी वर्टिकल लाइंस बनाओ जरा, वर्टिकल लाइंस जितनी मन करता उतनी बनाओ, ठीक है। अब ये ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, देखो इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट, दो पॉइंट, ये देखो एक पॉइंट, ग्रीन वाले को देखना आपने, ग्रीन वाले को, एक पॉइंट, दो पॉइंट, एक दो, एक दो, एक दो, है ना। अगर एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट करेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो, नो इट इज नॉट अ, नो एफ इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे पहले देख लो इसको आगे, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है वेवी कर्व मेथड। यार ये मेथड ना इतना जरूरी है ना समझने वाला, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.3 का अगर आप देखना, 2.3 में ये क्वेश्चन है, इस पे लगता है वेवी कर्व मेथड। क्या लगता है, वेवी कर्व मेथड। अगर आपको वेवी कर्व मेथड आता ही नहीं है तो फिर क्या फायदा बताओ, क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, क्वेश्चन करने का तभी फायदा ना। देखो इस वेवी कर्व मेथड को करने का शॉर्टकट मेथड भी होता है, लेकिन पहले हम आपको पूरे प्रॉपर मेथड से बताएंगे। किससे बताएंगे, प्रॉपर मेथड से बताएंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं, आपको इंटरवल्स तो आती होगी ना, आपने, अगर आपको इंटरवल्स नहीं आती है, हमने सेट्स में एक्सरसाइज 1.4 में, शायद 1.4 में हमने इंटरवल्स पढ़ाई हुई है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, एक बार उसको जाके पढ़ लेना, ठीक है। वो हम सेट्स में पढ़ा के आ रहे हैं, तो इसलिए वो सीखना जरूरी है। अब वेवी कर्व मेथड क्या होता है, देखो 2-4 क्वेश्चन आपको सिखाएंगे, फिर उसका शॉर्टकट बताएंगे। ये जरूरी है क्योंकि ये 12th में भी काम आएगा। अगर आप नहीं सीखोगे तो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। हम आपको पूरा प्रॉपर मेथड से हर चीज करवाएंगे। अब देखो जैसे मान लो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x -2 इंटू x-5 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करने का वेवी कर्व मेथड देखो क्या होता है। सबसे पहला काम क्या करो, नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन जैसे आप बचपन में करते थे, यहां पे रखो -∞, यहां रखो इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालने, x-2 को 0 ले लो और x-5 को 0 ले लो, यहां से x हो जाएगा 2 और यहां से x हो जाएगा 5। ये 2 और 5 प्लॉट करो, यहां पे 2 प्लॉट कर लो, यहां पे 5 प्लॉट कर लो नंबर लाइन के ऊपर। अब देखो यहां पे इक्वल टू नहीं है ना, यहां पे सिर्फ अगर ऐसा दिया होता, यहां पे इक्वल टू नहीं है, तो यहां पे ओपन सर्कल रखो। इस ओपन सर्कल का मतलब है कि 2 और 5 इंक्लूड नहीं है, इस नंबर लाइन पे 2 और 5 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि आपको ग्रेटर देन 0 लेना, ठीक है। अच्छा अब आपने अगला स्टेप क्या करना है, यहां पे ये लिखो x-2
x -5। ठीक है, इनके बीच में कोई भी नंबर पिक करो, 5 और इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, कोई भी ले लो, 6 7 8 9 10, इनके बीच में कोई भी। मान लो आपने 6 लिया, 6 यहां रिप्लेस करो, 6 -2, 6 -5, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 1, ये 4 हो गया। 4 पॉजिटिव नंबर है तो यहां लिख दो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव लिख, क्योंकि 4 पॉजिटिव है। ठीक है, इसी तरीके से अब इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो, 2 और 5 के बीच, 3 4 कुछ भी ले लो, 3 लिया, 3 यहां डालो, 3 -2, 3 -5, तो ये बनेगा 1 × -2, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लिख दो यहां, क्या लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया, क्योंकि नेगेटिव आया। अब इनके बीच में कोई भी नंबर, -∞ और 2 के बीच में 3 ले लो, नहीं 3 नहीं सॉरी 1 ले लो, 0 ले लो, -1 ले लो, कोई भी ले लो। मान लो आपने 0 लिया, इनके बीच में 0 लिया, 0 -2, 0 -5, -2 × -5, 10 आएगा, 10 पॉजिटिव नंबर है, यहां लिख दो पॉजिटिव। ठीक है, समझिए। अब आपको ये देखना है कि आपको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, आपको ये चीज चेक करनी है कि आपको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़े नंबर। 0 से बड़े नंबर कौन से होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और पॉजिटिव देखो कहां से कहां तक आ रहा है, एक ये पॉजिटिव आ रहा है और एक ये पॉजिटिव आ रहा है। तो आप यहां पे लिखो कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 5 से इंफिनिटी। देखो यहां पे 2 पे ना इक्वल टू नहीं था तो हमने ओपन इंटरवल डाली। ठीक है, ओपन इंटरवल। अब हम मान के चलते हैं कि आपने सेट्स में हमारे लेक्चर देखे होंगे तो आपको ओपन और क्लोज इंटरवल पता होगा। यहां पे इक्वल टू नहीं था तो यहां पे ओपन सर्कल डाला, तो हमने यहां पे देखो -∞ तो कोई नंबर ही नहीं होता, इंफिनिटी कोई नंबर ही नहीं होता, तो इंफिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है। तो 2 और 5 पे भी ओपन आई, क्यों, क्योंकि ओपन सर्कल था, इक्वल टू नहीं था। और ये देखो ये पॉजिटिव आया था यहां से यहां तक, -∞ से 2 तक, और यहां से यहां तक 5 से इंफिनिटी तक। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीखने के लिए, चाहे आप जेई पढ़ रहे हो, चाहे आप क्लास 11 पढ़ रहे हो, चाहे आप क्लास 12 में भी ये सब चीजें काम आएंगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लो इसके ऊपर, जैसे ये देखो, इसको जरा ट्राई करो। अब आप ट्राई करो इसको, क्वेश्चन दिया हुआ है x × x² - 16, x² - 16 को ना फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज तो सबको करना आता है ना, बचपन से करते आ रहे हो। इसको लिखो x² - 4², a² - b² लगाओ, क्या बनेगा, a - b × a + b, तो ये बन जाएगा x - 4 × x + 4 which is greater than equal to, है ना, x - 4 x + 4, ऐसा बन गया। समझ गए। अब इसका क्या करना है, फिर से वेवी कर्व, फिर से नंबर लाइन बनाओ, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। बनाओ जरा नंबर लाइन। देखो नंबर लाइन कहां से कहां तक, -∞ से इंफिनिटी। ठीक है, यहां पे देखो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते जाओ, पहले इसको 0 ले लो, फिर इसको 0 ले लो, फिर इसको 0 ले लो, x0 x4 और x - 4। ठीक है, इसको नंबर लाइन में प्लॉट करो। पहले लिखो, पहले आता है -4, फिर आता है 0 और फिर आता है 4, है ना, पहले -4 फिर 0 फिर 4। अब यहां पे देखो इक्वल टू है, ये तीनों नंबर इंक्लूड होंगे तो तीनों पे क्लोज सर्कल डाल दो। ये तीनों नंबर इंक्लूड होंगे, तीनों पे हमने क्लोज सर्कल डाल दिया। ठीक है, तीनों पे हमने क्या डाल दिया, क्लोज सर्कल डाल दिया। समझ गया यहां तक। अब आपने क्या करना है, वैसे ही जैसे हमने यहां पे चेक किया था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वैसे ही चेक करना है। ठीक है, इसको ले लो, x × x² - 16, इनके बीच में कोई भी नंबर पिक करो, 4 और इंफिनिटी के बीच में 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो। जैसे हमने 5 लिया, 5 यहां रिप्लेस करो, 5 का स्क्वायर -16, ये बना 5, 25 में से 16 के 9, 45। देखो पॉजिटिव आ रहा है,
तो आप यहां लिख दो पॉजिटिव। ठीक है, अब इनके बीच में 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी 1 लिया, 1 आप यहां रिप्लेस करो। इनके पीछे 1 2 3 में से कोई भी ले लो, 1 यहां रिप्लेस करो। अब x की जगह 1 डालो, 1 का स्क्वायर -16, ये बनेगा -15, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव लिख दो। अब इनके बीच में -4 और 0 के बीच में -1 1 कोई भी ले लो। जैसे आपने -1 लिया, -1 यहां डालो, x की जगह -1, x की जगह -1 का स्क्वायर, ये बना -1 1 -16, तो ये बन जाएगा कितना, -1 इंटू -15, तो ये +15 हो जाए, पॉजिटिव आया। और इसी तरह इनके बीच में -5 ले लो, यहां डालो, नेगेटिव आ जाएगा। अब आप ये देखो कि आपको कौन सा लेना है, पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि आपको पॉजिटिव नंबर लेना है। कौन सा लेना है, पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव आपका एक ही आ रहा है और एक ही आ रहा है ना। तो क्या लिखना है, देखो x बिलोंग्स टू -4 से 0। अब देखो ध्यान से, ये दोनों के दोनों नंबर इंक्लूडेड है, तो यहां पे आपको क्लोज इंटरवल डालनी है, क्योंकि दोनों नंबर इंक्लूडेड है। और यहां देखो 4 से इंफिनिटी, 4 पे भी क्लोज सर्कल, और इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता। इंफिनिटी का मतलब होता है कि चलता जा रहा है, तो इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए इंफिनिटी पे हमने ओपन सर्कल डाला। ठीक है, ओपन ब्रैकेट डाली, सॉरी। अच्छा एक और देखो जरा, जैसे ये देखो 3 - x इंटू x -2 ग्रेटर देन 0। अब एक चीज याद रखना, जब भी आपको वेवी कर्व सॉल्व करना ना, x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहां पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव है ना। यहां x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और यहां पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करो, 3 - x में से ना माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, है ना। देखो मल्टीप्लाई करो, चेक करो, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस माइनस, तो इसको लिख दो x -3, तो ये बन जाएगा x -3 x -2 ग्रेटर देन 0। अब इसके बाद क्या करो, ये वाला जो माइनस है उस तरफ ले जाओ, ठीक है, ये -0 के पास ले जाओ, तो ये बनेगा x -3 इंटू x -2। अब एक चीज हमेशा याद रखना, इनइक्वालिटी में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अगर आप इनइक्वालिटी में माइनस को उस तरफ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया ना माइनस, या डिवाइड करो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहां पे ग्रेटर का उल्टा हो जाएगा। ग्रेटर का उल्टा क्या होता है, लेस। तो ये बन जाएगा x -3 इंटू x -2। चलो अब जल्दी से वेवी कर्व बनाओ, ठीक है, अब जल्दी से वेवी कर्व बना लो। कैसे बनाएंगे, देखो -∞ से इंफिनिटी, x -3 को 0 ले लो और x -2 को 0 ले लो, तो x हो जाएगा 3 और x हो जाएगा 2। तो इनको प्लॉट करो 2 और 3, ठीक है। अब देखो यहां पे इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है, तो दोनों पे ओपन सर्कल रख लो, ओपन सर्कल, ठीक है। अब क्या करना है आपने, इनके बीच में से नंबर लो, 4 यहां डालो, x -3 इंटू x -2, 4 डाला, 4 -3 4 -2, चेक करो पॉजिटिव आएगा, 2 आ जाएगा, तो पॉजिटिव। ऐसे इनके बीच में ले लो नेगेटिव, इनके बीच में ले लो पॉजिटिव, ठीक है। अब आप देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, लेस देन 0, 0 से छोटे नंबर, लेस देन 0 मतलब 0 से छोटे नंबर। 0 से छोटे नंबर कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर आपका यहां से यहां तक, तो आपका x बिलोंग करेगा 2 से 3, और दोनों पे ओपन सर्कल है, तो ओपन इंटरवल डालना, ठीक है, ओपन इंटरवल डालना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझाना जरूरी था, ठीक है। अब इसके बाद आपको करवाते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट आ जाओ, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फंक्शन आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन देखो क्या होता है,
अगर आपके पास एफ एक्स इक्वल टू सी दिया, मान लो एफ एक्स इक्वल टू 2 दिया, सपोज करो कि एफ एक्स इक्वल टू 2 है। अब आपको देखो इसमें 3 चीजें सीखनी है, 3 चीजें सीखनी है। एक तो सीखनी है डोमेन, एक आपको सीखनी है रेंज, और तीसरा आपको ग्राफ बनाना है। एफ एक्स मान लो कि सी की जगह हमने 2 ले लिया, सी को हमने 2 ले लिया, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 2 है, आपको इसकी डोमेन निकालनी है, आपको इसकी रेंज निकालनी है, आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो कैसे करेंगे, देखो ग्राफ भी हम साइड पे बना देते हैं, कि आपको पहले प्लॉट कर देते हैं। हमें इसका ग्राफ यहां बनाना है, ठीक है। इसको x ले लो, इसको y ले लो, इसको 0 ले लो। तो देखो आपके पास एफ एक्स दिया हुआ है 2, अब आप इसमें इनपुट डालते जाओ और आउटपुट आता जाएगा। जैसे मान लो अगर आप यहां पे x की जगह 1 डालते हो तो कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, या ये तो कांस्टेंट है, तो 1 डालोगे तो 2 आएगा, है ना। अब यहां पे 0 डालो, 0 डालोगे तो भी 2 आएगा, कांस्टेंट है। -1 डालो तो भी 2 आएगा, √2 डालो तो भी 2 आएगा, -√2 डालो तो भी 2 आएगा, 1/2 डालो तो भी 2 आएगा। देखो ये जो इनपुट आप डाल रहे हो, ये जो आप डाल रहे हो ना, इसको डोमेन कहते हैं, और ये जो आंसर आ रहा है इसको रेंज कहते हैं। दोबारा सुनो, ये जो आप इनपुट डाल रहे हो ना, 1 0 -1 √2 -√2 1/2, इसको डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन। तो डोमेन इसकी क्या है, डोमेन में तो कुछ भी डाल सकते हैं, डोमेन में तो कुछ भी डाल सकते हैं। तो डोमेन तो कोई भी रियल नंबर हो जाएगी। रियल नंबर मतलब -∞ से इंफिनिटी। आप इसमें दुनिया का कोई भी रियल नंबर डाल लो, इसको क्या फर्क पड़ेगा, ये तो 2 ही देगा। और ये जो बार बार 2 दे रहा है ना, इसको रेंज कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेंज। ये रेंज इसकी सिर्फ 2 होगी। डोमेन में कुछ भी ले लो, रेंज इसकी 2 हो जाएगी। तो अब आप इसका ग्राफ देखो कैसे बनाना है, इसका ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे। देखो यहां पे प्लॉट कर लो, 0 1 2 3 4 -1 -2 1 2। देखो चेक करते जाओ, 1 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जैसे बचपन में करते थे। इसको y पढ़ो, ये y है, ठीक है, y। x को 1 डाला y 2 आया, x को 1 डाला y 2 आया, ये पॉइंट आया। x को 0 डाला y 2 आया, 0 पे 2 आया। x को -1 डाला y 2 आया, -1 पे 2 आया, -1 पे भी कितना आया, 2 आया। उसके बाद ठीक है, बस अब इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, ग्राफ बन जाएगा। इन पॉइंट्स को जोड़ लो तो ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका स्ट्रेट लाइन। आप बोल सकते हो ये ग्राफ किसका, ये ग्राफ आपका एफ एक्स इक्वल टू सी का ग्राफ है, या एफ एक्स इक्वल टू 2, जो ठीक लगे वैसे बोलो, सी बोलो या 2 बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। आपको क्या क्या सीखना है, डोमेन, रेंज और ग्राफ। देखो जरा इसको यहां तक, इसको हटा रहे हैं यहां से, ठीक है, डोमेन, रेंज और ग्राफ। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड आ जाओ, सेकंड है आइडेंटिटी फंक्शन। सेकंड क्या, आइडेंटिटी फंक्शन। तो देखो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, इसमें भी आपको क्या क्या सीखना है, आपको सीखना है डोमेन, डोमेन सीखनी है, रेंज और ग्राफ, ठीक है, डोमेन, रेंज और ग्राफ। चलो जी, ये x हो गया और ये y हो गया और ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब देखो इसको y ले लो, y इक्वल टू एफ एक्स एक्स, ठीक है। अगर आप देखो, अगर आप यहां पे x की जगह 1 डालोगे, x की जगह 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे x को 1 डालो, 1 पे कितना आएगा, 1 पे 1 आएगा। x को 2 डालो, 2 पे कितना आएगा, 2 आएगा। 0 डालो, x की जगह 0 डालो, 0 पे 0 आएगा। x की जगह -1 डालो, -1 पे -1 आएगा। -√2 डालो, -√2 आएगा। देखो ये जो आप डाल रहे हो ना, ये डोमेन है, और ये जो आंसर आ रहा है ये रेंज है।
तो डोमेन में तो कुछ भी डाल सकते है ना, तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, और रेंज भी सेम ही आ रही है, 1 पे 1, 2 पे 2, 0 पे 0, तो रेंज भी इसकी यही सेम हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनाना है। चलो शुरू हो जाओ, ग्राफ इधर पॉइंट प्लॉट कर लो, 1 2 3 -1 -2 1 2 -1 -2। ठीक है, करो जरा, पहला पॉइंट देखो, 1 पे 1, 1 पे 1 आया, दूसरा 2 पे 2 आया, 0 पे 0 आया, -1 पे -1 आया। आप इनको जोड़ लो तो ग्राफ बन जाएगा। कर इसको हटा रहे हैं, ठीक है, इनको ज्वाइन कर लो, आपका ग्राफ बनेगा। देखो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ये बन गया आपका ग्राफ। ठीक है, थोड़ा सा हम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना लेना, ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया, एफ एक्स इक्वल टू, ये ग्राफ आपका बन गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स का, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना, है ना, स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन क्या होता है, देखो आप इसको ले लो, इसमें भी आपको क्या निकालना है, इसमें भी आपको डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है, डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो फिर से शुरू हो जाओ वैसे ही जैसे आपने किया, और ग्राफ भी बना लो साइड पे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन। देखो एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर के बराबर, एक एक करके नंबर डालते जाओ, 0 डालो, 0 का स्क्वायर 0, 1, 1 का स्क्वायर 1, 2, 2 का स्क्वायर 4, -1, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -√2 का स्क्वायर 2। ठीक है, अब एक चीज देखो, डोमेन, ये डोमेन है, ये जो डाल रहे हो, डोमेन में तो कुछ भी डाल रहे हो, है ना, डोमेन तो कुछ भी हो सकती है, डोमेन ऑल रियल नंबर्स, डोमेन क्या है इसकी, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन रेंज में देखो क्या हो रहा है, आंसर में देखो, आंसर में आप एक चीज देखो, अगर आप नेगेटिव नंबर डाल रहे हो तो भी पॉजिटिव आ रहा है ना, नेगेटिव नंबर डाल रहे हो तो भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव डाल रहे हो तो भी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब आपकी जो रेंज है पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स। या आप इसको लिख सकते हो, देखो पॉजिटिव रियल नंबर में सबसे छोटा नंबर 0, 0 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर, है ना, 0 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लो। अब बनाओ जरा इसका ग्राफ, कैसे बनेगा, देखो इधर पॉइंट प्लॉट कर लो, 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4। ठीक है, करो जरा पॉइंट प्लॉट। पहला देखो 0 पे 0, 0 पे 0 आया, नेक्स्ट 1 पे 1, 1 पे 1 आया, नेक्स्ट 2 पे 4 आया, 2 पे 4। ठीक है, नेक्स्ट -1 पे 1, -1 पे 1, 1 को यहाँ -1 पे 1, फिर देखो -2 पे 4, -2 पे 4। तो अगर आप इनको ज्वाइन करोगे इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, पैराबोलिक शेप, कैसा बनेगा इसका, पैराबोलिक शेप। इसको हम दोबारा से बना दे अच्छा सा, देखो इसको अच्छा सा बना देते हैं, इसका जो ग्राफ है ना कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। ये ग्राफ बन गया हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, कैसा ग्राफ बना, इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। देखो यहां तक इसको, ठीक है, ये हो गया हमारे 3। नेक्स्ट आ जाओ 4th।
फोर्थ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, क्या क्या निकालना है? डोमेन, रेंज और ग्राफ। हो जाओ शुरू फिर से। तो सबसे पहले डोमेन, डोमेन फिर रेंज, चलो फिर ग्राफ। ठीक है, अच्छा जी, ये ले लो एक्स एक्सिस, ये एक्स, ये वाई और ये 0। चलो एक एक करके नंबर डालते जाओ। पहले 0 से स्टार्ट करो। 0 डालो, 0 का क्यूब 0, फिर 1, 1 का क्यूब 1, फिर 2, 2 का क्यूब 8। अब माइनस वन वाले डालो। 2 का क्यूब 8। अब माइनस वाले आ जाओ। -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -2 का क्यूब -8, है ना? कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। √2 डालो, √2 का क्यूब 2, है ना? तो कोई भी नंबर आप इसमें डाल के देख लो। √2 का क्यूब नहीं, √2 नहीं, सॉरी, 2 की पावर 1/3 डालो। तो 2 की पावर 1/3 का क्यूब, तो ये और ये कटेगा, 2 हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब है, आप देखो इसमें कोई भी नंबर डाल सकते हैं, आंसर पॉजिटिव भी आ रहा है, इधर भी नेगेटिव नंबर भी डाल रहे हो तो भी आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो नंबर कोई भी डाल लो, नेगेटिव डाल लो, पॉजिटिव डाल लो, डोमेन इसकी क्या हो जाएगी? इसकी डोमेन रियल नंबर्स हो जाएगी और रेंज भी रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखो जरा इसका ग्राफ, इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। यहां पॉइंट प्लॉट कर दो, 1 2 3, 1 2 3, इसको 8 मान लो। ठीक है, अब इतना ऊपर कहां जाएंगे, इसको 8 मान लो। -1 -2 -1, और इसको थोड़ा सा नीचे ले जाओ, -2 और -8 ले लो। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखो क्या, 0 पे 0, 0 पे 0, 1 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 8, 2 पे 8। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, -1 पे -1, -1 पे -1, -2 पे -8, -2 पे -8, -2 पे -8, ये बन गया। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, दूसरे वाले को दोबारा बनाते हैं, इसको कुछ ऐसे बनाओ। ये देखो, ये बन गया इसका ग्राफ, ये हमारे पास ग्राफ है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। ठीक है, देखो यहां तक। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट आ जाओ पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन होता है जिसकी डिग्री नेचुरल नंबर हो। जैसे ये, इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये, इसकी डिग्री 2 है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसकी डिग्री 1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री नेचुरल नंबर हो उसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अब पॉलिनोमियल फंक्शन कोई भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, x² + x + 2, ऐसा भी हो सकता है, x³ + x² + x + 2, ऐसा भी हो सकता है, x⁴ + x³ + x² + x + 2। बस इतना ध्यान रखना, डिग्री नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तो उस फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। अब डोमेन और रेंज तो बदलती रहेगी, वो तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज याद रखो, जिस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री ऑड हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑड हो, उसकी रेंज रियल नंबर्स होती है। उसकी रेंज क्या होती है? रियल नंबर्स होती है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑड हो,
उसकी रेंज रियल नंबर होती है। आप देख लो, चेक कर लो। जैसे ये देखो, इसकी डिग्री कितनी थी, 1 थी, तो इसकी रेंज क्या आई, रियल नंबर। देखो अगला देख लो, इसकी डिग्री कितनी थी, इसकी डिग्री 3 थी, ऑड थी ना, तो इसकी रेंज कितनी आई, रियल नंबर आई। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑड होगी उसकी रेंज रियल नंबर होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन, एक सेकंड हम आए, तब तक देखो इसको। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट 6th है स्क्वायर रूट फंक्शन। इसको ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आता है। देखो इसमें क्या क्या याद रखना है, एक तो आपको डोमेन याद रखनी है, एक आपको रेंज याद रखनी है, और एक आपको ग्राफ याद रखना है। ठीक है, डोमेन, रेंज और ग्राफ। टेढ़ा बन रहा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये ओरिजिन हो गया। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स है। ठीक है, इसमें 0 डालो, 0 डालोगे तो रूट 0 क्या होता है, रूट 0 0 होता है। इसमें 1 डालो, रूट 1 1 होता है। 2 डालो, रूट 2 1.73 1.41। 3 डालो, 1.73 है ना। 4 डालो, 4 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। लेकिन आप इसमें ना नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते। आप नेगेटिव डाल सकते हो, -1 डाल सकते हो, -1 नहीं डाल सकते, है ना। रूट में नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते, है ना। तो इसका मतलब है आप डोमेन में देखो, डोमेन कुछ भी डाल लो लेकिन नेगेटिव छोड़ के। तो डोमेन में 0 1 2, 0 के आगे कोई भी नंबर डाल लो, 0 भी डाल लो, तो डोमेन हो जाएगी पॉजिटिव रियल नंबर्स, 0 से इंफिनिटी। और रेंज भी देखो क्या होगी, रेंज में देखो 0 पे 0 आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 1.41 आ रहा है, तो रेंज भी पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव ही आंसर आ रहे हैं, तो रेंज भी इसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक समझ के। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनाना है, पॉइंट प्लॉट कर लो पहले। 1 2 3 4 1 2 3 4। चलो एक एक करके पॉइंट लिखते जाओ। पहला पॉइंट देखो, 0 पे 0, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, 0 पे 0, 1 पे 1, 1 पे 1 हो गया। नेक्स्ट 2 पे 1.41, 2 पे 1.41, ये 1.41 ले लो, 2 पे 1.41। नेक्स्ट 3 पे, 3 पे 1.73, ये 1.73 ले लो यहां पर के। तो अब इनका इसका ग्राफ जोड़ोगे ना, कुछ ऐसा बनता है, ऐसा ग्राफ बनेगा, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये किसका ग्राफ बन जाएगा, रूट एक्स का ग्राफ। थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं, रुको जरा और अच्छा सा बनाते हैं, आपको समझ आ गई ना बस। तो देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ। चलो जी आगे बढ़ते हैं, देख लो इसको एक बार, फिर हम अगला करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, तो पहले तो देखो मॉडुलस का मतलब क्या होता है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है ना। अभी तक आप पढ़ते आते थे कि मॉड में कोई भी वैल्यू रखो तो वो पॉजिटिव हो जाती है ना। लेकिन ऐसा होता क्यों है ना। मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ऐसा होता क्यों है, मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब कि जैसे देखो
अब एक चीज बताओ, ये 0 है, ये 1 है और ये -1 है, ठीक है। अब हमें अगर मॉड 1 की वैल्यू निकालनी हो और मॉड -1 की वैल्यू निकालनी हो, है ना, तो कैसे निकालेंगे? देखो आप एक चीज देखो, इसका डिस्टेंस 1 तक कितना है? 0 से 1 का डिस्टेंस 1 है ना, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो 0 से 1 तक डिस्टेंस 1 है, और 0 से -1 का डिस्टेंस कितना है? ये भी डिस्टेंस 1 है, -1 नहीं है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से लेकर यहां तक का भी डिस्टेंस 1 है, तो 0 से -1 तक डिस्टेंस 1 है, तभी ये आपका जो मॉडुलस है वो आपका क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मॉडुलस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप याद कर लो। चलो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां से, समझ गए ना यहां तक? चलो अगले पेज में चलते हैं। अब देखो मॉड एक्स को कैसे, मॉड एक्स की हमें क्या निकालनी है? डोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है और इसका ग्राफ, डोमेन, रेंज और इसका ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ देखो कैसे बनाना है, और डोमेन, रेंज। पहले तो आप मॉडुलस फंक्शन की ना आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। पहले तो डेफिनेशन देखो, देखो मॉडुलस फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है ना, वो होती है x when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than 0। अब आप खुद ही देखो, अगर आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लो, 0 से बड़ा नंबर लो, 0 ही लो, 0 पे कितना आएगा? आप x की जगह 0 डालो, 0 आएगा। 0 से बड़ा नंबर 1 लो, 1 पे 1 आएगा। 0 से बड़ा नंबर 2 लो, 2 लोगे तो 2 आएगा। अब यहां जाओ, x लेस देन 0, 0 से छोटा नंबर कोई भी लो, 0 से छोटा नंबर लिया -1, यहां -1 डालो, x की जगह -1, तो कितना आएगा? 1 आएगा। 0 से छोटा नंबर यहां पे 2 लो, -2 लो, -2 लोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, है ना। तो समझ गए ना कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कि मॉडुलस फंक्शन x, अगर x 0 से बड़ा, 0 से बड़ा तो +x, और अगर 0 से छोटा तो -x, क्योंकि देखो माइनस माइनस तभी तो प्लस होंगे, अगर हम यहाँ पे माइनस नहीं रखते, प्लस रखते, तो जब आप 0 से छोटा नंबर लेते तो फिर ये नेगेटिव नहीं हो जाता, तभी तो जाके माइनस माइनस प्लस होगा। तो मॉड x की डेफिनेशन आपने क्या याद रखनी है? x when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than 0। x अगर x greater than equal to 0 है, माइनस x अगर x लेस देन 0 है। अब आप इसका डोमेन, इसकी ग्राफ कैसे बनाना है उस पर देखते हैं। ठीक है, चलो ये x एक्सेल हो गया, ये y एक्सेल हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो अब आ जाओ fx इक्वल टू मॉड x, एक एक करके नंबर डालते जाओ, इसमें 0 से स्टार्ट करो, इसमें 0 डालो। मॉड 0 कितना होता है? मॉड 0 0 होता है ना, इसमें 1 डालो। मॉड 1 कितना होता है? 1 होता है। -1 डालो, -1 डालोगे तो कितना आएगा? -1 का मॉड 1 आएगा। 2 डालो, 2 का मॉड 2 आएगा। -2 का मॉड -2 आएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो आप एक चीज देखो, डोमेन में तो कुछ भी डाल सकते हैं, ये डोमेन है, डोमेन में तो कोई भी रियल नंबर, है ना, डोमेन में तो कोई भी रियल नंबर। लेकिन रेंज में देखो क्या आ रहा है, रेंज में आपने 0 डाला 0 आया, 1 डाला 1 आया, लेकिन आपने नेगेटिव डाला तो पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव डाला तो पॉजिटिव आ गया। तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी? रेंज क्या हो जाएगी? पॉजिटिव रियल नंबर्स। रेंज क्या हो जाएगी? पॉजिटिव रियल नंबर्स, 0 से इंफिनिटी। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनाना है, देखना जरा ग्राफ कैसे बनाना है। पहले तो पॉइंट प्लॉट करो, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -1 -2। ठीक है, तो देखना जरा ग्राफ कैसे बना इसका। 0 पे 0,
0 पे 0, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट 1 पे 1, 1 पे 1। नेक्स्ट -1 पे 1, -1 पे 1, ठीक है, -1 पे 1। नेक्स्ट देखो 2 पे 2, 2 पे 2, या 2 पे 2। नेक्स्ट -2 पे 2, -2 पे 2। तो अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। देखो कुछ ऐसा बनेगा इसका ग्राफ, है ना, ऐसा बनेगा। देख लो जरा इसको एक बार अच्छे से, ठीक है। -1 से -2, ठीक है। ये ग्राफ किसका बन गया? इसको आप बोल सकते हो ये पॉजिटिव एक्स है, ये y = x बोल सकते हो। इस लाइन को, ये नेगेटिव एक्स है, इस लाइन को बोल सकते हो -x, ठीक है, समझ गए? ठीक है। अब मान लो अगर आपको mod x -1 का ग्राफ बनाना हो, तो सपोज करो कि अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है mod x -1 का, है ना, तो कैसे बनाएंगे? देखो आप क्या करो, अगर आपको डायरेक्ट बनाना है x -1 को 0 ले लो, तो x कितना हो जाएगा? 1। तो 1 से 2 स्ट्रेट लाइन बना दो, यहां पे 1 होता ना, एक स्ट्रेट लाइन यहां से बना दो और एक स्ट्रेट लाइन यहां से बना दो, तो ये ग्राफ बन गया। ये ग्राफ है y = x -1, और ये लाइन है y = -x -1, ठीक है, समझ गए? इसी तरह बना, देखो, है ना, इसी तरीके से बनाया। चलो ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट क्या आता है? सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन देखो क्या होता है। सिग्नम फंक्शन होता है f(x) = इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से SGNX, ठीक है। कैसे लिखते हैं? SGNX। सिग्नम फंक्शन होता है mod x/x। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? mod x/x। देखना जरा, देखो mod x की डेफिनेशन क्या होती है? x when x is greater than equal to 0, -x when x is less than 0, है ना। इसी चीज को ना हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x when x is greater than 0। अब देखो हम यहां पे इक्वल टू नहीं लिख रहे हैं, इक्वल टू नहीं लिख रहे हैं। अगर आप यहां पे x को 0 डालो, अगर आप यहां पे x को 0 डालोगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो आप लिख सकते हो कि x = 0 पे 0 आ रहा है, और ये सेम लिख दो। समझ आया? थोड़ा सा खोल के लिख दिया कि अगर आप यहां पे x की जगह 0 डालोगे तो 0 ही आएगा, वही लिखा है देखो। तो आप इस चीज को ना यहां लिख दो, यही सेम चीज यहां लिख दो, x is greater than 0, 0 when x = 0, -x when x is less than 0, है ना। ऐसा बन गया। चलो अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए mod x/x। हमें क्या चाहिए? इसको ना साइड पे लिख रहे हैं यहां पे, x, ये चीज यहां लिख रहे हैं साइड पे, x when x is greater than 0, 0 when x = 0, -x when x is less than 0। हमें चाहिए mod x/x, है ना। हमें क्या चाहिए? mod x/x। इन सबको x से डिवाइड करो, ये बनेगा x/x when x is greater than 0। ये बनेगा 0/x when x = 0। ये बनेगा -x/x when x is less than 0। अब यही सेम चीज यहां लिखते जाओ, देखो ये और ये कैंसिल, 1 when x is greater than 0, 0 when x = 0, -1 when x is less than 0। ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन बनी, ठीक है। देख लो इसको, नेक्स्ट पेज में जाने जा रहे हैं हम। तो सिग्नम फंक्शन क्या हो गया? सिग्नम फंक्शन हो गया SGNX। इसको इससे डिनोट करते हैं। आप इसको fx भी बोल सकते हो। ये बना mod x/x, 1 when x is greater than 0,
0 व्हेन x इक्वल टू 0, -1 व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका डोमेन, रेंज और ग्राफ, तो एक एक करके प्लॉट करते हैं। पहले आ जाओ डोमेन, फिर आ जाओ रेंज। तो देखो, और इसका ग्राफ, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस और ये ओरिजिन। अब ध्यान से देखना, ठीक है, आपका fx दिया हुआ है मॉड x अपॉन x, ये दिया हुआ है, ठीक है। x की जगह 1 डालो, 1 पे कितना आएगा, मॉड 1/1, 1 ही हो जाएगा। x की जगह 2 डालो, मॉड 2/2, 1 हो जाएगा, है ना। मॉड 2/2 1 हो जाएगा। तो प्लॉट करते जाओ, 1 पे 1, इधर पॉइंट ले लो पहले, 1 2 3 4, 1 2 3, -1 -2 -1 -2। तो एक एक करके प्लॉट करते जाओ। 1 पे 1 आया, 1 पे 1, ये पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 2 पे भी 1 आया, 2 पे भी 1 आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट 3 डालो, 3 डालो, इस पे 3 डालोगे तो कितना आएगा, 3/3, 3/3, 1 ही आएगा। 3 पे भी 1 आया, है ना, 3 पे भी 1 आया। अब आ जाओ 0, 0 पे कितना है, तो 0 पे तो सामने 0 है, ठीक है, 0 पे तो 0 है, आपको डालने की जरूरत है नहीं। 0 पे 0, ये पॉइंट है, 0 पे कितना है, 0 है। चलो नेक्स्ट, अब नेगेटिव, नेगेटिव नंबर डालो, -1 डालो, यहां -1 डालो, -1 अपॉन -1, ये बनेगा 1/-1, तो -1 हो गया। -2 डालो, -2/-2, ये बनेगा 2/-2, ये -1 हो गया, ठीक है। तो -1 पे -1, फिर -2 पे भी -1, -2 पे भी -1, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा बन जाएगा। क्योंकि देखो ना, खुद ही देखो, आप कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल लो, अब यहां ही देखो, अगर आप 0 से बड़ा कोई भी नंबर लो, उसका आंसर 1 ही आने वाला। वही देखो, 0 से कोई भी बड़ा नंबर लो, उसका 1 ही आने वाला, और 0 पे 0 ही आएगा। और 0 से छोटा नंबर कोई भी ले लो, उसका आंसर -1 ही आएगा। चेक कर लो, कोई भी नंबर डाल लो, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। और इस पे देखो, 0 पे कितना आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पे ओपन सर्कल रख रहे हैं, क्योंकि 0 पे 1 नहीं आ रहा और 0 पे -1 नहीं आ रहा, तो इस पे भी ओपन सर्कल रख रहे हैं, है ना। खुद देखो, देखो 0 पे 0 आ रहा है, 0 पे 1 नहीं आ रहा, तभी ओपन सर्कल रखा है। इसका मतलब है कि 0 पे 0 है, 0 पे 1 नहीं है, और 0 पे -1 नहीं आ रहा, 0 पे 0 ही आ रहा है, तभी यहाँ पे ओपन सर्कल रखा है। अब खुद बताओ डोमेन क्या है। डोमेन ये है 3 0 1 2 -1 -2। डोमेन में तो कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी रियल नंबर्स। अब रेंज में देखो क्या, रेंज में देखो क्या आ रहा है, 1 0 1 1 -1 -1। रेंज में बस ये 3 ही आंसर आ रहे हैं, 1 0 -1। तो रेंज हो जाएगी इसकी 1 0 -1, 1 0 -1, ठीक है। देख लो इसको यहां तक। चलो जी आगे बढ़ते हैं, देख लो इसको यहां तक, फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी 11th क्लास में बुक में तो ये सारे फंक्शन दिए हुए हैं, ऐसा नहीं, अगर तुम अपनी एनसीईआरटी खोलोगे ना, एनसीईआरटी में सारे दिए हुए, बस क्वेश्चन नहीं कोई दिया हुआ, क्वेश्चन नहीं है। तो ये सब पढ़ने जरूरी है, क्योंकि आपको क्लास 12th में यही काम आएंगे, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो क्या होता है, इसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से, डब्बा बनाओ, डब्बे के बीच में एक्स लिख दो, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। जैसे मॉड को कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे, और बीच में एक्स लिख देते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट किया जाता है डब्बा एक्स लगा के, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है ग्रेटर इंटीजर
ग्रेटर इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ग्रेटर इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आंसर आएगा ना वो हमेशा इंटीजर आएगा। ग्रेटर इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब हमेशा जो आंसर आएगा वो हमेशा इंटीजर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझना जरा ध्यान से। ठीक है, देखो जी, ठीक है, अब सुनना ध्यान से। जैसे मान लो अगर आपको 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना, 1 का 1 ही आएगा। अगर आपको 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो 2 ही आएगा। 0 का निकालना है तो 0 ही होगा। -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो -1 होगा। -2 का निकालना है तो -2 होगा। लेकिन अगर आपको 1.1 का निकालना है तो 1 नहीं होगा। 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन है कि इसका आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। जैसे देखो यहां पे 0 ले लो, यहां 1 ले लो, यहां 2 ले लो, तो 1.1 यहां पे है। आपने देखना कि इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। 1.1 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर 1 है, तो 1.1 का 1 हो जाएगा। जैसे आपको 1.2 का देखना है, 1.2 के पीछे, ये 1.2 है, इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर 1 है। 1.2 के पीछे पॉइंट वाले इंटीजर नहीं होते। ठीक है, सबसे बड़ा इंटीजर 1 है। जैसे आपको 1.5 का देखना है, 1.5 का 1 होगा, 1.9 का होगा 1 होगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि अगर आपका x 1 और 2 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही होगा। देखो 1.1 का 1, 1.2 का 1, 1.5 का 1, 1.9 का 1, लेकिन 2 पे इक्वल टू नहीं डाला क्योंकि 2 का 2 ही होगा। अगर x आपका 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही होगा। अब जैसे देखो अगला देखो, जैसे 2 पे आ जाओ। अब 2 पे आ जाओ, 2 का 2, 2.2 का 2.2 देखो कहां पे है, ये है। इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 2 है। 2.6 का देखो, 2.6 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर 2 ही होगा। 2.8 का सबसे बड़ा इंटीजर 2 ही होगा। तो अगर आपका x 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होगा। लेकिन 3 पे 3 होगा। ठीक है, 3 पे 3 होगा। 3.1 के पीछे, ये 3 है ना, ये 3.1 है, इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर 3 होगा। 3.2 का भी 3 होगा। समझ गए? अगर x आपका 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 होगा। अगर आपका x 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 होगा। ठीक है, अब आ जाओ नेगेटिव वाले। नेगेटिव देखो, अच्छा 0 पे भी आ जाओ। 0 का भी एक बार देख लो, 0 का भी देख लो एक बार। 0 का 0 होगा, 0.1 का 0.1 के पीछे, 0.1 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 0 ही है। 0.5 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर 0 ही है। तो x आपका 0 होगा अगर x 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव वाला भी देख लो। -1 का -1, -1 का -1, -1.2 का क्या होगा? चेक करो जरा, -1.2 देखो 1, या पहले एक सेकेंड रुको, पॉइंट नेगेटिव वाला भी देख लो। नेगेटिव वाला देख लो एक बार। -0.5 का देखो, फिर -0.9 का देखो। ठीक है, ये -1, ये 0 और ये 1 और ये -2। देखो -0.5 यहां पे होगा, इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर -1 है, फिर इसका भी -1 हो जाएगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि x आपका
-1 होगा अगर x आपका 0 और 1 के बीच में है, नहीं -1 और 0 के बीच में। ठीक है, अब आ जाओ, अगर आपको -1 का देखना है, -1 का देखा, -1 -1.5 का देखो, -1.5 यहां पे लाई करेगा, इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर -2 होगा, -1.9 का सबसे बड़ा इंटीजर -2 होगा, समझ गए। तो अगर आपका x -2 होगा अगर x आपका -2 और -1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, -2 पे -2 होगा। ठीक है, अब आ जाओ डोमेन, रेंज और ग्राफ। देखो डोमेन क्या है, डोमेन में तो कोई भी नंबर डाल सकते हो, 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.9, 2, 2.2, 2.6, 2.8, तो डोमेन तो कुछ भी हो सकती है, तो डोमेन कोई भी रियल नंबर। रेंज, रेंज देखो क्या होगी, अब एक चीज नोट करो, किसी भी आंसर का किसी का भी पॉइंट में आंसर नहीं आया, 1 का 1 आया, 1.1 का 1 आया, 1.2 का 1 आया, 1.1 का 1 आया, 1.9 का 1 आया, 2.8 का 2 आया, 2 का 2 आया, 2.2 का 2 आया, 2.6 का 2 आया, किसी का भी आंसर 1 पॉइंट में नहीं आया। तो ये सारे के सारे क्या है, 1, 2, -2। अब आप ये नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हो क्योंकि नेगेटिव भी है, तो जो नंबर पॉइंट में नहीं होते उनको इंटीजर्स कहा जाता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंक्लूडिंग 0। तो वो कौन से होते हैं, इंटीजर होते हैं, तो आप इसको z लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ देखो कैसे बनाना है, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, -1, -2, -1, -2। अब ध्यान से देखना, ठीक है, देखो पहले यहां से स्टार्ट करो, 0 पे देखो, 0 पे कितना आ रहा है, 0 पे 0 ही आ रहा है ना, 0 पे 0, 0 और 1 के बीच का आंसर 0 आ रहा है। अगर x आपका देखो ना, यहां ही देखो, मिटा दिया हमने, 0 और 1 के बीच का आंसर 0 आ रहा है ना, 0 पे कितना आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, 0.1 लोगे तो भी 0 आएगा। अगर आप 0, इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो, 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो तो 0 ही आने वाला है, समझ आया, 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो 0 ही आने वाला है। लेकिन 1 पे कितना आ रहा है, देखो 1 पे 1 आ रहा है, 1 पे 0 नहीं आ रहा, तो हम यहां पे ओपन सर्कल रखेंगे, 1 पे 1 आ रहा है, समझ गए, 1 पे 0 नहीं आ रहा तभी ओपन सर्कल रखा, 1 पे 1 आया। अब देखो 1.1 पे 1.1 पे भी 1 आ रहा है, 1.1 यहां पे होगा तो 1 आ रहा है, 1.2 पे 1 ही आ रहा है, 1.2 यहां पे होगा 1 ही आ रहा है, तो यहां लिखा भी है देखो, अगर आप 1 और 2 के बीच में लेते हो तो उसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर 1 ही आएगा। अब यहां तक आ जाओ, ठीक है, यहां तक आ जाओ, इसका आंसर 1 ही आने वाला है, यहां पे क्लोज सर्कल कर लेते हैं और यहां पे ओपन रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि 2 पे 2 आता है, 2 पे 1 नहीं आता, 2 पे कितना आता है, देखो 2 पे 2 आता है, तो 2 पे कितना आ रहा है, 2 पे 2 आ रहा है, तो ये, और 2 और 3 के बीच में देखो, 2 और 3 के बीच में 2 ही आने वाला है, 2 और 3 के बीच में 2 ही आने वाला है, ये ऐसे बन जाएगा, यहां पे ओपन सर्कल रख रहे हैं क्योंकि 3 पे 3 आ रहा है। अब आ जाओ नेगेटिव पे, देखो अगर x आपका -1 से 0 के बीच में है, -1 पे कितना आता है, पहले तो 0 पे 0 आ रहा है, -1 पे कितना आता है, -1 और 0 के बीच में -1 आ रहा है, ठीक है, -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में इसका आंसर -1 आ रहा है, इसके बीच में इसका आंसर -1 आ रहा है। ठीक है, यहां पे हम ओपन सर्कल रख रहे हैं, नहीं ओपन आएगा क्लोज आएगा, -1 पे कितना आ रहा है, -1 पे तो -1 आ रहा है, एक सेकेंड रुको, 0 पे -1 थोड़ा आ रहा है, 0 पे 1 आ रहा है, यहां ओपन सर्कल रखना, -1 पे -1 आ रहा है, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, फिर इस तरीके से यहां से बना लो तो ये बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो आप देख रहे हो इसका ग्राफ कैसे आ रहा है, जैसे सीढ़ियां नहीं होती, सीढ़ियां सीढ़ियां इस तरीके से इसका ग्राफ आ रहा है, देखो इसको यहां, बस खत्म होने वाले हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ये पढ़ना बड़ा जरूरी है, हम चाहते हैं तो आपको ये सारा स्किप करके
जल्दी जल्दी बता के खत्म करते थे। ये इतना जरूरी है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। ये जो आपने पढ़ा ना, हमने जेई का रिलेशन फंक्शन पढ़ाया हुआ है। अगर आप यूट्यूब पे जाके हमने पूरा जेई का रिलेशन फंक्शन पढ़ा है, अगर आप उसको देखोगे ना, ये तो कुछ भी नहीं पढ़ाया हमने अभी आपको, ये तो सिर्फ बस बता रहे हैं हल्का हल्का। चलो अब आता है रेसिप्रोकल फंक्शन। देखो रेसिप्रोकल फंक्शन मतलब एफ एक्स इक्वल टू 1/x। रेसिप्रोकल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x। आप इसमें कोई भी नंबर डाल सकते हो, जीरो नहीं डाल सकते हो, क्योंकि अगर आपने x को जीरो डाल दिया ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। 1 को 0 से डिवाइड करो, लगे रहोगे, कभी खत्म ही नहीं होगा। यहां लिख सकते हो x इज नॉट इक्वल टू 0। 0 को छोड़ के कोई भी नंबर डाल लो तो डोमेन हो जाएगी r-0 और रेंज हो जाएगी, रेंज भी यही हो जाएगी 0 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर। ठीक है, इसका ग्राफ हम डायरेक्ट बना देते हैं जल्दी जल्दी। आप वैसे ही बनाना, अगर आपको सीखना होगा वैसे बनाना होगा जैसे हमने बाकी बताए ना, आप वैसे बना के पॉइंट प्लॉट करके रखना। देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है वैसे ही करना जैसे आपने अभी तक सीखा ना, अभी तक जैसे सीखा। पहले यहाँ पे 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो। ठीक है, जैसे 1 डालोगे, 1 पे 0 तो डाल नहीं सकते, 1 डाला, 1 डालोगे तो कितना आएगा, 1 पे 1 आ जाएगा, है ना। 2 डालोगे तो 1/2 आ जाएगा, इधर हो जाएगा पॉइंट। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है कुछ। ठीक है, और यहां से ऐसे, ये रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। चलो जी देखो, अब एक आखिरी है, बस फिर एक्सरसाइज करेंगे। अब आखिरी बचा रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन होता है इस फॉर्म में, px अपॉन qx। qx 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, qx को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, r में से qx छोड़ दो। रेंज डिपेंड करेगी क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, रेंज नहीं हम बता सकते क्योंकि रेंज डिपेंड करेगी क्वेश्चन के ऊपर। ये करवाएंगे आपको क्वेश्चंस, तुम्हारी एनसीईआरटी में है 1-2 क्वेश्चन, वो करेंगे, फिर मिसलेनियस में करा देंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो डोमेन इसकी कोई भी हो सकती है, डोमेन qx को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर। क्वेश्चन कराएंगे, क्लियर हो जाएगा। देख लो इसको एक बार, हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। चलो जी देखो जरा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.3। कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 17 मिनट लगे हमें सिर्फ बेसिक सिखाने में, और ये बेसिक बहुत जरूरी थे यार। ऐसे नहीं सोच रहा कि हमने ऐसे ही पढ़ा दिया आप लोगों को, बहुत जरूरी थे। अभी तो हमने आपको कुछ भी नहीं सिखाया, बहुत कुछ सीखने वाला है। ठीक है, आस्ता आस्ता आप सब चीजें सीखते जाओगे। तो देखो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन गिवन, गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। आपको बताना है क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। देखो आपको क्या सिखाया था, देखो बना के बताते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो 2 सेट बना लो, एक सेट ये बना लिया, एक सेट ये बना लिया। ये ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है, तो इसमें इसमें ए में ये लिखो 2, पहला 2 5 11 14 17, 2 5 11 14 17, और देखो यहाँ पे 1 1 1 1 1, है ना, ये 1 1 हो गया। इस पे मैपिंग डिफाइन कर लो f। अब देखो यहां पे क्या बोला हुआ इसने, 2 पे 1, 2 की इमेज 1, 5 की इमेज 1, 11 की इमेज 1, 14 की इमेज 1, 17 की इमेज 1। अब क्या ये फंक्शन है, ये 5 स्टूडेंट है, ये एक क्लासरूम है, 5 स्टूडेंट एक क्लासरूम में प्रेजेंट होते हैं, यस इट इज अ फंक्शन। तो आप लिख सकते हो यस f इज ए फंक्शन। ठीक है, आप अगर आपको इसका रीजन लिखना लिख लेना, बिकॉज आपको रीजन लिखना तो लिख लेना, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ, because every element of A has a unique image, in B।
है ना। देखो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि देखो 2 की एक ही इमेज है, यूनिक है, 5 की भी एक है, 11 की भी एक है, 14 की भी एक है, 17 की भी एक है, तो सबकी एक एक इमेज है, तो यस इट इज ए फंक्शन। अब इससे पूछा डोमेन, ये सेट डोमेन है, ये पूरा का पूरा सेट डोमेन है। डोमेन क्या, 2 5 11 14 17। और रेंज देखो, रेंज सिर्फ ये 1, रेंज लिख दो सिर्फ 1, रेंज क्या हो जाएगी, सिर्फ 1। ठीक है, और कोडोमेन पूछा होता, कोडोमेन ये पूरा सेट है, कोडोमेन भी 1 ही होगी। ठीक है, कोडोमेन भी 1 होगी। नेक्स्ट दूसरा देखो, दूसरे को भी इसी तरीके से करो, ये एक सेट आ गया और ये दूसरा सेट आ गया। ठीक है, ए बी, इसमें मैपिंग डालो एफ। चलो पहले में लिखो 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14, और यहां लिखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलो जी देखो चेक करो, 2 की इमेज 1, 4 की इमेज 2, 6 की इमेज 3, 8 की इमेज 4, 10 की इमेज 5, 12 की इमेज 6, 14 की इमेज 7। क्या ये फंक्शन है? ये स्टूडेंट्स हैं, ये अलग अलग क्लासरूम है, तो देखो हर एक स्टूडेंट, देखो आपको ये देखना कि यूनिक इमेज है कि नहीं। 2 की एक है, 4 की एक है, 6 की एक है, 8 की एक है, 10 की एक है, 12 की एक है, 14 की एक है, सबकी एक है, तो यस इट इज द फंक्शन, यस यस इट इज द फंक्शन। ठीक है, अब आ जाओ डोमेन, इसकी डोमेन क्या है, ये डोमेन हो जाएगी, ये रेंज हो जाएगी। डोमेन क्या है इसकी, 2 4 2 4 6 8 10 12 और 14, और रेंज ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। लो जी देख लो इसको यहां पर। नेक्स्ट पार्ट, तीसरा, तीसरे में देखो बनाओ जरा फिर से वही सेम, ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, इसको ए रखो, इसको बी रखो। देखो 1 1 2 1 1 2, 1 एक ही बार लिखना, 2 बार नहीं लिखना, ठीक है। 3 5 5 3 5, चलो बनाते जाओ। 1 की 3, 1 की 5, 2 की 5। क्या ये फंक्शन है? एक स्टूडेंट 2 क्लासरूम में प्रेजेंट हो सकता है, 1 एक स्टूडेंट है, 3 और 5 2 क्लासरूम है, तो एक स्टूडेंट 2 क्लासरूम में तो प्रेजेंट नहीं हो सकता। या एक एक चिट्ठी 2 घर के अंदर तो नहीं जा सकती, एक चिट्ठी किसी एक घर में जाएगी, तो आप लिख सकते हो एफ इज नॉट अ फंक्शन, एफ इज नॉट अ फंक्शन। रीजन क्या होगा? एफ इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 1 हैज 2 images, 1 हैज 2 images। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में डोमेन और रेंज निकालनी है। बताओ जी डोमेन और रेंज क्या होगी इसकी? एफ एक्स दिया हुआ है माइनस मॉड एक्स, एफ एक्स क्या दिया हुआ है? माइनस मॉड एक्स। ठीक है, एफ एक्स दिया हुआ है माइनस मॉड एक्स। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, आप यहां पे क्या करो, एक्स की जगह 0 डालो, 0 डालेंगे तो कितना आएगा? -0, 0 हो जाएगा। 1 डालो, -1, 2 डालो, 2, 3 डालो,
माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 3, -1 डालो, माइनस ऑफ -1 का मॉड, -1, -2 डालो, माइनस ऑफ -2 का मॉड, तो -2। अब एक चीज नोट करो, एक चीज नोट करो, डोमेन में तो कुछ भी डाल सकते हैं, 0 1 2 3 नेगेटिव कुछ भी, डोमेन कोई भी रियल नंबर्स हो जाएगी। रेंज में देखो क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखो, रेंज में 0 -1 -2 -3 -1 -2, रेंज में आंसर नेगेटिव ही आ रहा है। देखो 0 -1 -2 -3 माइनस, रेंज में आपका सारे आंसर नेगेटिव आ रहे हैं। तो ये कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव रियल नंबर्स। कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव रियल नंबर्स। आप इसको लिख सकते हो -∞ से 0, ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर, सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर आ रहे हैं, तो -∞ से 0। आपको सिर्फ ये लिखना है, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, तो ये नहीं दिखाना आपको, ये मिटा रहे हैं यहां से। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अब तुम्हारी एनसीईआरटी में ये एक ही क्वेश्चन है, ये तुम्हारी किस्मत खराब है कि जिसने बुक बनाई है उसने बुक अच्छी बुक नहीं बनाई है, कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है, तो बच्चा क्या सीख, एक क्वेश्चन से वो क्या सीखेगा, है ना। तो हम इसके ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद एक एक्सरसाइज बची है, कल एक्सरसाइज कंप्लीट करके ना हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ आएगा। हम करवाएंगे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बड़े सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, लेकिन पहले आज ये वाला समझो। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, आपको क्या निकालनी है? डोमेन और रेंज निकालनी है। अब देखो ये कौन सा फंक्शन है? ये स्क्वायर रूट फंक्शन है ना। देखो हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया स्क्वायर रूट फंक्शन, ये देखो स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन की जो डोमेन होती है वो पॉजिटिव रियल नंबर होती है, 0 से इन्फिनिटी, है ना। स्क्वायर रूट फंक्शन में देखो अगर आपके f(x) इक्वल टू √x हो, तो इसमें जो x है आप यहां पे नंबर कौन सा डाल सकते हो? पॉजिटिव नंबर डाल सकते हो, है ना। x को आप क्या डाल सकते हो? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं डाल सकते हो। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हो? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और यहां पे कौन सा नंबर डाल सकते हो? x। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, जो भी रूट के अंदर फंक्शन होगा ना वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो रूट के अंदर यहाँ पे 9 - x² है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए? समझ आया? क्योंकि रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है, जैसे √x है, अब x को कभी नेगेटिव थोड़ा डाल सकते हो, x तो आपको 0 या 0 से बड़ा डालना होता है। तो वही यहां पे लिखा कि आपको 9 - x² को भी 0 से बड़ा डालना पड़ेगा, छोटा नहीं डालना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए वीवी कर्व मेथड लगता है, जो हमने आज सबसे पहला मेथड पढ़ा था, उस तरीके से करेंगे। देखो हमने आपको सिखाया वीवी कर्व मेथड में कि x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप इसको पॉजिटिव बनाओ, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, ऐसा लिख सकते हैं। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, -x² माइनस माइनस प्लस 9, यही बनेगा। अब ये वाला जो माइनस है इसको 0 की तरफ ले जाओ, तो जब माइनस को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है ना, ये हमने आपको बताया। माइनस को उस तरफ ले जाओ, x² माइनस 9 -0, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहां लिख दो लेस देन इक्वल टू, क्या लिख दिया? लेस देन इक्वल टू। अब आप इसको लिखो, x² माइनस 9 को लिखो 3 का स्क्वायर, है ना। यहां पे a² माइनस b² लगाओ, a माइनस b इंटू a प्लस b। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? वीवी कर्व मेथड, स्टार्टिंग में सिखाया था ना, वही लगाओ जी वीवी कर्व मेथड। नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन कहां से कहां तक? -∞ से इन्फिनिटी, है ना, -∞ से इन्फिनिटी। चलो एक एक करके दोनों को 0 के बराबर लो, x - 3 को 0 ले लो और x + 3 को 0 ले लो, x हो जाएगा 3 और x हो जाएगा -3। करो यहां पे प्लॉट।
अब यहां पे देखो इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इक्वल टू, इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू दिया तो आपको ये दोनों नंबर इंक्लूड करने हैं, ये दोनों नंबर इंक्लूड करने हैं क्योंकि इक्वल टू है, ठीक है। अब आपको वही सेम पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंसेप्ट लगाना है। देखो x माइनस 3 x प्लस 3 है, ये देके रखा हुआ है, इनके बीच में कोई भी नंबर 4 5 कोई भी, जैसे आपने 4 लिया, 4 यहां डालो, 4 5 कोई भी ले लो, 4 माइनस 3 4 प्लस 3, ये बन जाएगा 7, पॉजिटिव आया, यहां लिख दो पॉजिटिव। अब इनके बीच में -3 और 3 के बीच में 0 1 2 -1 कोई भी 0 लो, 0 यहां डालो, 0 माइनस 3 0 प्लस 3 कितना आएगा, -9 आएगा, नेगेटिव आएगा, लिख दो नेगेटिव। इनके बीच में से -4 यहां डालो, -4 माइनस 3 -4 प्लस 3, ये बनेगा -7 -1 7 आएगा, पॉजिटिव आया, यहां लिख दो पॉजिटिव। समझ गए। अब यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव नंबर ना, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव आपका यहां से यहां तक, तो आपकी डोमेन क्या हो जाएगी, आपकी डोमेन हो जाएगी -3 से 3 तक, -3 और 3 पे इक्वल टू था तो हमने यहां पे क्लोज इंटरवल डाल दिया। देखो यहां तक इसको, अब हमें निकालनी रेंज। देखो हम आपको रेंज निकालने का सबसे आसान तरीका बताते हैं, जैसे आपने डोमेन निकाली है ना वैसे ही आपने रेंज निकाली, ठीक है। बस करना क्या है, देखो सुनना ध्यान से, ठीक है, जैसे आपने डोमेन निकाली वैसे ही रेंज निकालनी है। आप क्या करो, पहले तो लेट कर लो, इसको y ले लो, लेट y इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये y है ये x है, इसको x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। सुनो ध्यान से, आपने क्या करना है, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, जैसे आपने इसके लिए किया सेम वैसे, ये y इन टर्म्स ऑफ x है, आपको x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, मतलब आपको यहां पे x की वैल्यू निकालनी है, ऐसे याद रखो, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, ये बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर को उधर ले जाओ, x इक्वल टू प्लस माइनस √9 माइनस वाई स्क्वायर। देखो ये समझ आया कि नहीं आया, ये इधर आया ये इधर, स्क्वायर उधर चला गया, प्लस माइनस √9 माइनस वाई स्क्वायर। अब जैसे आपने डोमेन निकाली ना, इसके लिए सेम ही बन गया, देखो सेम बन गया, रेंज भी वैसे ही निकालनी है, सेम बिल्कुल सेम करना है, कुछ भी अलग नहीं करना। आपने क्या करना है, सेम लिखना है। आपने इधर क्या लिखा था, 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, यहां पे भी ऐसे लिखना है। यहां पे क्या, रूट के अंदर टर्म क्या, रूट के अंदर टर्म पॉजिटिव होती है, 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेम इसी तरीके से जैसे यहां लिखा, वाई स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0, वाई माइनस 3 वाई प्लस 3। तो डोमेन भी यही सेम है, रेंज भी ऐसी लिखनी है, रेंज हो जाएगी -3 से 3। अब आपने एक, इसमें सब कुछ ठीक है, बस एक गलती है, वो गलती क्या, आप यहां तक तो सारा समझ गए होंगे, ठीक है। अब वो गलती क्या, सुनना ध्यान से, देखो हमने क्या लिखा, y इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने लिखा y इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, ये y रूट के बराबर है, क्या y का आंसर कभी नेगेटिव आ सकता है, y का आंसर क्या कभी नेगेटिव आ सकता है, y का आंसर, आप यहां पे x की जगह कुछ भी डालो, 1 डालो, तो y का आंसर पॉजिटिव ही आएगा, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, y हमेशा पॉजिटिव आएगा, y कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। लेकिन हमने यहां पे क्या बोला, हमने यहां पे बोला कि जो y है हमारा -3 से 3 के बीच में है ना, हम यहां पे बोल रहे हैं कि y हमारा
यहां हम बोल रहे हैं कि y हमेशा हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे y को तो नेगेटिव नंबर, हम यहाँ पे y को तो नेगेटिव नंबर भी दे रहे हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी रेंज रूट वाला हो, रूट वाला फंक्शन हो और आपको रेंज निकालनी हो तो इसमें चेक जरूर कर लेना। मतलब यहां पे y पॉजिटिव, तो आपको यहां से नेगेटिव नंबर हटाने पड़ेंगे, नेगेटिव नंबर हटाने पड़ेंगे। अब देखो माइनस आपने लिखा y आपका -3 से 3 आया, अब इनके बीच में से नेगेटिव नंबर हटा दो, जीरो के आगे वाले देखो, ये वाले नंबर पॉजिटिव होंगे और ये वाले नंबर नेगेटिव होंगे, तो ये वाले नंबर हटा दो, तो आपकी जो रेंज होगी वो 0 से 3 के बीच में होगी। आपकी जो रेंज होगी 0 से 3 के बीच में होगी। समझ आया कि नहीं आया? मतलब कहने का मतलब है कि अभी तक हमने लिखा था कि रेंज आपकी -3 से 3 के बीच में होती है, लेकिन y को आपने रूट लिया, रूट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता। यार अगर आपको नहीं समझ आया ना, एक और तरीका देखो, अब खुद ही दिमाग लगाओ। जैसे देखो, चलो जिसको नहीं समझ आया और आसान तरीका करते हैं, इसमें 0 डालो, 0 डालोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 1 डालो, 1 डालोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। √8 कितना होता है? √8 होता है 2 इंटू 1.2, √8 होता है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, √8 2 पॉइंट समथिंग। 2 डालो इसमें, 9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7, 2 पॉइंट समथिंग। इसमें 5 डालो, 5 तो ज्यादा बड़ा हो गया, 3 नहीं डाल सकते, 3 डालो, 9 माइनस 3 का स्क्वायर 0 हो गया। अब आप खुद ही दिमाग लगाओ, आंसर या तो 3 आ रहा है, या तो 0 आ रहा है, या तो उसके बीच में आ रहा है। तो वही तो लिखा, देखो हमने वही तो लिखा कि जो आंसर हमारा आ रहा है वो 0 और 3 के बीच में ही आएगा, या तो 0 आ सकता है। देखो ये जो डाल रहे हैं ना, ये डोमेन है, और आंसर जो आ रहा है वो रेंज है। रेंज देखो 3 आ रही है, 0 आ रही है, 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो रेंज आपकी 0 और 3 के बीच में ही आएगी। आप कोई भी नंबर डाल के देख लो, इसमें ना 3 से बड़ा आएगा ना 0 से छोटा आएगा, चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि आप में से कितनों को क्लियर हुआ, लेकिन हम जब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे ना इसके ऊपर, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आसान ही है। अब फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x) = 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यू। f 0 निकालना है, तो इसमें 0 डाल दो, x की जगह 0 डाल दो, 2 इंटू 0 -5, -5 हो जाएगा। x की जगह 7 डाल दो, x की जगह 7, 2 इंटू 7 -5, 14 में से 5 गया 9, x की जगह -3 डाल दो, तो ये बन जाएगा -11, ठीक है। ये तीसरा भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चौथा, चौथे में देखो क्या लिखा हुआ है, द फंक्शन t टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर फ़ारेनहाइट। ये रिलेशन दिया हुआ है डिग्री और फ़ारेनहाइट का, ये फ़ारेनहाइट नहीं, यही क्वेश्चन है क्या? एक से हमें क्वेश्चन चेक करते तो रुको ना जरा, ठीक है, क्वेश्चन की गलत है, यही होगा वैसे। द फंक्शन t टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू, ठीक है यही होगा। देखो कुछ भी नहीं करना, इसमें टीसी दिया हुआ ये 9c/5/32 + 32, इसमें 0 डाल दो, 9 इंटू 0/5 + 32, ये बनेगा 0 + 32, तो 32 हो जाएगा, ठीक है, 32। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में 28 डाल दो, इसमें 28 डाल दो, 9 इंटू 28/5 + 32, कितना हो जाएगा ये? 8 9 72, 2 8 9 72, 252, ये बन गया 252, ये बना 64, 6 316, ना देख लेना कैलकुलेशन गलत ना हो जाए, 25 36, ठीक है। वैसे तीसरा पार्ट, t की जगह -10 डाल दो, 9 इंटू -10/5 + 32, -18 + 32, ये बनेगा 14। चलो अगला, नेक्स्ट देखो, c की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है, TC 212 दिया हुआ है, ठीक है, TC 212, इसकी वैल्यू डालो,
9c/5 प्लस 32 इक्वल टू 212। 32 को उस तरफ ले जाओ, 9c/5 212 माइनस 32 कितना बचेगा ये 180। हाँ 180, ये इससे काट दो 20, सी को तो ले जाओ 20 × 5 100। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन देखो अब आज का। नेक्स्ट देखो, सिर्फ रेंज निकालनी है। ठीक है, क्या निकाली, रेंज। पहले तो देखो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1 है। यहां पे देखो x दिया हुआ ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसकी जो डोमेन है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। x 0 से इन्फिनिटी दिया हुआ है, x डोमेन होती है। अब रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज कैसे निकालेंगे। देखो रेंज निकालने के लिए क्या करना है, लेट कर लो y इक्वल टू एफ एक्स, लेट कर लो y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, वैसे इसमें इतना क्या हम करेंगे, सीधा ही बता देते हैं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको क्या ही करना, सीधा ही बता देते हैं। देखो खुद ही देखो, अब यहाँ पे 0 से बड़ा नंबर डालो, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या इतनी मेहनत करनी है। 0 से बड़ा नंबर डालो, 1 डालो, 1 डालोगे तो कितना होगा, -1 आ जाएगा, है ना। 2 डालो, कितना आ जाएगा, -6, -4 आ जाएगा, है ना। 0 से बड़ा नंबर डालना है। 3 डालो, कितना आ जाएगा, 3 3 9, -7 आ जाएगा, है ना। 1/3 डालो, 1/3 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा। अच्छा 3/2 डालो, नहीं 2/3 डालो, 2 - 3 × 2/3, ये और ये कैंसिल, 0 आ जाएगा। तो एक चीज देख रहे हो, नंबर आपके -1 भी आ रहा है, -4 भी आ रहा है, -7 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है। तो कुछ भी रेंज में कोई भी रियल नंबर आ सकता है ना, खुद ही देख लो। ये जो डाल रहे हो डोमेन है, आंसर आपका नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है, तो कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ठीक है, तो रेंज होगी इसकी रियल नंबर। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा, इसको देखो कैसे करेंगे। एफ एक्स क्या दिया, पहले एफ एक्स दिया x² + 2, पहले तो इसकी डोमेन बताओ क्या होगी। आप इसमें कोई भी नंबर डाल सकते हो, है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके लिए। तो डोमेन तो लिखी भी है, x इज ए रियल नंबर। रेंज देखो कैसे निकालनी है। अब आपको इसको शो करना पड़ेगा, ठीक है, इसको दिखाना पड़ेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है ये, 2-3 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो रेंज देखो कैसे निकालते हैं। अब लेट करो y इक्वल टू एफ एक्स, यहां पे एफ एक्स की वैल्यू डालो x² + 2। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू डाली x² + 2। यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, 2 को इस तरफ ले जाओ, y - 2 इक्वल टू x², ये बन गया x² इक्वल टू y - 2। तो x इज इक्वल टू ± √y - 2, है ना, ऐसा बन गया, समझिए। अब जैसे आप डोमेन निकालते हो वैसे ही निकालनी है। रूट के अंदर नंबर क्या, y - 2, तो y - 2 हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। जैसे अभी आपको बताया था √x हो, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y - 2 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। तो रेंज हो जाएगी 2 से आगे तक जाना है आपको। देखो 2 से आगे तक कहां तक जाओगे, इन्फिनिटी तक, 2 to ∞। तो रेंज होगी इसकी 2 to ∞, समझ गए। रेंज भी वैसे ही निकालनी है, बस x को इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट कर दो। चलो अब आखिरी क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है। डोमेन क्या है इसकी, ये हमने आज ही किया, आइडेंटिटी फंक्शन। डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर, ठीक है, ये हमने आज ही किया। टाइप्स ऑफ फंक्शन में आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन भी रियल नंबर बताई थी, रेंज भी रियल नंबर। ठीक है, तो जी बाय बाय, कल आपको करवाते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। बाय बाय।